या नमस्कार, मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं सी वोटर के साथ काम करता हूँ और आज इंडिया ट्रैकर की शुरुआत के समय में ही हम चाहते थे कि हम देश के नामी-गिरामी और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं डेटा और लोगों की मनस्थिति, परिस्थिति और पब्लिक परसेप्शन को नापने के मामले में, ऐसे हमारे डॉक्टर संजय कुमार जो कि सीएसडीएस में लोक नीति के निदेशक हैं, लोक नीति प्रोग्राम के और हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी हैं, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, बहुत मन से इनका लिखा पढ़ता हूँ, इनके डेटा की एनालिटिक्स और डेटा के मायने समझने की इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी भी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। संजय भाई आपका स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। दरअसल हम चाहते थे कि हम जब इंडिया ट्रैकर या किसी भी इस तरीके के इनिशिएटिव की हम बात करें तो हम ये आपसे एक्चुअली समझना भी चाहते थे, हम चाहते थे कि ये बात आप बाकी दर्शकों और श्रोताओं को भी समझाएँ कि क्यों डेटा ज़रूरी है। दरअसल जिस तरीके का आज की तारीख में समाचार जगत में नैरेटिव और सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें कहीं न कहीं डेटा ड्रिवन जर्नलिज़्म जैसे खो-सा गया है या केवल जर्नलिज़्म की ही बात ना करें, हमारे समाज में जितने भी नैरेटिव या आपस में बातचीत भी होती है, उसमें सब्जेक्टिविटी मानो बहुत ज़्यादा आ गई है और ऑब्जेक्टिविटी कहीं पीछे चली गई है। और इसमें क्यों आज की तारीख में हमारे लिए, हमारे देश में डेटा से जुड़ी हुई बातचीत ज़्यादा हो और डेटा को लेकर के हम ज़्यादा विमर्श कर पाएँ, ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्या लगता है आपको? यशवंत जी देखिए, डेटा क्या है? डेटा एक एविडेंस के तौर पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। हम अपने आम ज़िंदगी में डेटा का महत्व देते हैं, लेकिन जब नीति निर्धारण की बात आती है, पॉलिसी पे डिस्कशन की बात होती है, गंभीर मुद्दों पे डिस्कशन की बात होती है, तब हम परसेप्शन से बह जाते हैं। हम परसेप्शन का सहारा लेने लगते हैं, उस वक़्त हम डेटा का सहारा नहीं लेते। जब मैंने कहा आम ज़िंदगी में डेटा का बहुत महत्व है और मैं हमेशा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं और आप एक कंपनी में जाएँ, कंपनी में आपको नौकरी पे रख ली गई और कंपनी वाले कहते हैं कि तनख्वाह आपको बड़ी उम्दा तनख्वाह मिलेगी, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। यू विल गेट अ वेरी गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी। जो व्यक्ति नौकरी तलाशता है, नौकरी के लिए वहां पे आवेदन जिसने दिया है, क्या वो इससे संतुष्ट होगा? नहीं संतुष्ट होगा, क्योंकि हैंडसम सैलरी कुछ अर्थ नहीं रखता, मायने नहीं रखता। वो आंकड़ों की तलाश में होता है वहां पर और वो कहता है सर वो तो ठीक है, हैंडसम सैलरी तो ठीक है, लेकिन आखिर कितना? उसे नंबर्स चाहिए। 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5,000 तो डेटा का महत्व वो समझता है। वो कहता है नहीं, अच्छी सैलरी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे बड़ी हैंडसम सैलरी है, लेकिन वो हैंडसम सैलरी है क्या? तमाम ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जब हम कहते हैं कि भाई आपका घर हमारे घर से कितनी दूर है? हमारे घर से एयरपोर्ट कितनी दूर है? कहते हैं बड़ी दूर है भाई। अब हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो बड़े बहुत दूर का अर्थ होता है कोई 30-40 किलोमीटर। अब छोटे से शहर में अगर आप हैं और वहां जब वो कहता है बड़ी दूरी है, बहुत दूर है उनका घर, तो दूरी कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर को बड़ा दूर समझते हैं। आंकड़ों का महत्व होता है। इसी के लिए ये सब्जेक्टिविटी से काम नहीं चलता है कि भाई आपका घर दूर है, आपका वजन ज्यादा है, गर्मी आज ज्यादा है। अगर सिर्फ डेटा का महत्व नहीं होता तो ये पूरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिन जो हम आए दिन देखते हैं, आज टेम्परेचर कितना है, कल कितना होने वाला है, जाड़े में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा ठंड का दिन है, ये कहाँ से आता है? ये डेटा से आता है, ये एक्सपीरियंस से नहीं आता, ये सब्जेक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब हम महंगाई की बात करते हैं, अब मैं नीति निर्धारण की बात कर रहा हूँ, इन जगहों पर भी डेटा की आवश्यकता है। उसके सहारे, इन डेटा के सहारे होता क्या है? डेटा के सहारे, डेटा एक एविडेंस के रूप में आता है, जिससे सब्जेक्टिविटी खत्म होती है। जो मैं उदाहरण दे रहा था नौकरी का, सैलरी का, कोई व्यक्ति कितना भी कह ले कि आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिलेगी, डिस्कशन खत्म नहीं होगा। जैसे ही वो एक डेटा पेश करेगा कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए होगी, तो डिबेट खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति एक्सेप्ट करे नौकरी, ना करे, वो एक अलग बात है। इसी तरह से जब हम आजकल महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है और इस बात का पक्ष, दोनों पक्ष रखा जाता है। एक पक्ष कहती है जी महंगाई तो है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ कम है। तो दूसरे देशों की तुलना में कम है कैसे पता चलेगा? आंकड़े रखने पड़ेंगे। दूसरे देश में महंगाई कितनी है,
बेरोजगारी कितनी है, हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, पहले कितनी थी, आज कितनी है। तो महत्व तो बहुत है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, हम उसका महत्व कैसे समझें, ये हमें समझने की जरूरत है। बहुत सही आपने उदाहरण भी दिए और बिल्कुल जो हर एक की जिंदगी में एक तरह से समझ में आने वाली बात होती है वो भी सबने सुझाई। कई बार संजय जी ऐसा भी लगता है कि जैसे डेटा बहुत सारा ऐसा भी होता है जो विशेषज्ञों को तो समझ में आता है लेकिन आम जनता को नहीं समझ में आता। खास तौर पे हम जब बात करते हैं आर्थिक अर्थ जगत से जुड़े हुए आंकड़ों की, अब मुद्रास्फीति इतनी हो गई है या महंगाई का दर इतना हो गया है, ये कई बार होता है जब लोग उसके ऊपर कमेंट करने के बजाय शायद इस पे ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं कि क्या मेरा उतनी ही तनख्वाह में क्या मुझे रसोई चलानी आज की तारीख में मुश्किल पड़ रही है या आसान पड़ रही है या वैसी ही है हमारी दिक्कत है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम जनसंवाद कर रहे हो तो उसमें किस तरीके के आंकड़े और कैसे रखना चाहिए, किस तरीके की बातचीत होनी चाहिए जिससे पॉलिसी निर्धारक जो हैं वो तो शायद एक तरीके से एक्सपर्ट लेवल की बातचीत में करते हैं लेकिन पॉलिसी निर्धारण के बाद में दरअसल ये तो जनता ही होती है जिसके ऊपर उसका रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ता है। तो ये एक इस ब्रिज को कैसे पाटा जा सकता है, जो गैप है इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? यशवंत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि डेटा का इस्तेमाल कैसे हो, किस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए, किस तरह के आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या आंकड़ों का इस्तेमाल इसी के लिए कोई कर रहा है, चाहे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने इलेक्शन एनालिसिस के लिए का है, चाहे कोई जर्नलिस्ट कर रहे हैं, कि दूसरे को साइक कर देना है, जो दूसरे को समझ ना आए। कई बार डेटा का इस्तेमाल लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े फेंको, कई बार लोग कहते भी हैं, व्यंग में कहते हैं, मजाक में कहते हैं, भाई कुछ ऐसे आंकड़े फेंकिए कि स्तब्ध रह जाए दूसरा व्यक्ति। और खासकर कई बार ऐसे जब ऐसा गैदरिंग होती है, मान लीजिए बड़े सीनियर एकेडमिशियंस की गैदरिंग होती है, वहां पे ये बड़ा कंपटीशन होता है। कुछ ऐसी एनालिसिस लेके आओ, कुछ ऐसे आंकड़े लेके आओ कि दूसरा कहे वाह वाह, भले समझ में आए या ना आए। मुझे लगता है ऐसे डेटा की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऐसे डेटा की जो आपके बात की पुष्टि करता हो, उसको एक एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। हम महंगाई की बात कर रहे थे, अगर महंगाई की हमें बात करनी है और ये बताना है कि महंगाई बढ़ी है, घटी है, क्या स्थिति है, दो तीन तरह के डेटा होते हैं। एक तरह तरह के इंडेक्स की बात होती है, वो बड़ा डेटा है जो कह सकते हैं कि नीति निर्धारण के रूप में भले काम आ सकता है कि भाई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऊपर चला गया, नीचे चला गया है, लेकिन आम जनता को अगर हम इस बात से ये कह के समझाने लगे कि भाई देखो महंगाई तो कम हो गई है क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स नीचे गिर गया है, उससे इस बात और मुद्रास्फीति वो कम हो गई है, बढ़ गई है, एक आम व्यक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे समझ नहीं आएगा। उसे इस बात से समझ आएगा कि जब वो दूध खरीदने जाता है, जब वो साग सब्जी खरीदने जाता है, जब वो राशन खरीदने जाता है, तो पहले की तुलना में उसका खर्च ज्यादा हो रहा है। क्या प्याज के दाम 20 रुपए हैं या 60 रुपए हैं, टमाटर के दाम 40 रुपए हैं या 100 रुपए हैं, दाल के दाम 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं, उससे इस बात से पता चलेगा कि महंगाई है या नहीं। तो डेटा का इस्तेमाल जहां जिस तरह के डेटा की आवश्यकता है, एक आम आदमी को अगर समझाना है, वहां पे हम एक सरल डेटा का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां पॉलिसी मेकर्स के साथ है तो वहां पर कुछ, क्योंकि वो इन आंकड़ों से वो पॉलिसी निर्धारण में फीड इन नहीं करेगा, तो डेटा का इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए। जिस जगह पे जिस डेटा का की जरूरत हो वहां उस डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं बराबर कहता हूं, अगर हम तनख्वाह की बात करें तो अगर एक आप रोज मजदूरी करने वाले मजदूर से पूछें कि भाई तुम्हारी एनुअल इनकम क्या है, वो घबरा जाएगा। उसके लिए एनुअल इनकम नाम की कोई चीज नहीं है। वो मंथली इनकम भी करेंगे, भाई महीने में कितना कमाते हो, तो वो उलझन में पड़ जाता है, उसे मतलब गुना जोड़ घटाव करना पड़ता है। उससे हमें सरलता से पूछना पड़ता है, भाई रोज का कितना कमा लेते हो, तो वो बताता है रोज का मैं इतना पैसा कमाता हूं। उसके लिए इनकम रोज का है। हम आप जैसे लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, हमारे लिए इनकम मंथली इनकम काउंट करते हैं। अब बड़े बड़े, अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, नाम नहीं लेना चाहता, तमाम तरह के बड़े बड़े व्यापारी जो देश में है, वो मंथली इनकम नहीं देखते, वो साल का टर्नओवर की बात करते हैं। तो आंकड़ा तो वही है, इनकम की बात हो रही है, सबके आमदनी की बात हो रही है, लेकिन वो आमदनी को कैसे कौन सा व्यक्ति परिभाषित करता है, उसके हिसाब से वो आंकड़े पेश किए जाने चाहिए।
तो अगर सरलता पूर्वक मैं कहने की कोशिश करूं, आंकड़ों का इस्तेमाल जो रिसीवर है, कौन है आपका रिसीवर, उसके हिसाब से करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया और दरअसल मैं सोच ही रहा था कि मैं अपने दर्शकों के साथ में कुछ लाइव डेटा शेयर करूं, तो एक मैं आपकी जाहिर से संजय जी, जो हम लोग के डेली ट्रैकर में हम लोग एक सवाल पूछते हैं दरअसल कि पिछले उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन में, ये सवाल लोग जैसे पूछते हैं कि पिछले एक साल में आपकी व्यक्तिगत आय, ये आय ऊपर गई और खर्चे भी बढ़ गए, आय नीचे हो गई और खर्चे बढ़ गए, या आय बढ़ गई लेकिन खर्चे कम हो गए, किधर आप आते हैं? तो आप ये देख सकते हैं कि ये जनवरी 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 तक, तो ये मामला कि आय कम है और खर्चे काफी है, वो सब कुछ है। लेकिन आप इस जगह पे आके आप एकदम से एक ये रेड लाइन को ऊपर आते हुए देखेंगे, ये वो हिस्सा था जब लॉकडाउन लग गया था कोविड के बाद वाला, और एकदम से लोगों ने बड़ी तादाद में ये कहना शुरू किया कि हमारी इनकम तो घट गई है लेकिन हमारी खर्चे बढ़ गए हैं। और आप ये देखिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में ये लगभग लगभग हमारे स्थिति जो है ये 2022 में अप्रैल मार्च तक में भी ये कंटिन्यू रही है। और आज की तारीख में दूर से देखने पे आपको शायद लगेगा कि ये मामला आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आंकड़ा कम होने के साथ में अगर आप ध्यान दीजिए तो आप एक बहुत क्लासिकल चीज पाएंगे। वो क्लासिकल चीज ये है जिसमें आप एक ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, इनकम रिमेन द सेम व्हाइल एक्सपेंडिचर वेंट अप। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लासिकल अपने आपको ये चीज समझ में आएगी कि मामला इन दोनों लाइनों के बीच में सारा पब्लिक परसेप्शन घूम रहा है। यानी अगर ये लाल लाइन थोड़ी सी नीचे आई है तो ये ब्लू लाइन बढ़ गई है, जिसका ये कहना है कि हमारी तनख्वाह जस की तस है लेकिन हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। अब अगर आप इन दोनों इमोशंस में एक चीज समझिए कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, ऐसा कहने वाले ऑलमोस्ट लगभग 70% से भी ऊपर लोग हैं, लगभग 3/4 लोग हैं जिनका कहना है कि खर्चे बढ़ गए। इसी तरीके से हम एक सवाल और पूछते हैं कि पिछले साल की तुलना में आपके दैनिक खर्चे बढ़ गए हैं, घट गए हैं, मैनेजेबल है या नहीं है? आप ये देखिए कि नीली लाइन वो है जो ये कह रही है हमारा घर खर्च फिलहाल हमसे चलाना मुश्किल हो गया है, करंट एक्सपेंसेस हैव बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, आप ये देखिए कि ये पहले भी कोविड के पहले भी चल रहा था ये इन्फ्लेशन का मसला, लेकिन तब तक ग्रीन लाइन में एक हिस्सा बड़ा ऐसा था जो ये कहता था कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं लेकिन हम अभी भी मैनेज कर रहे हैं। इस समय वो हिस्सा घट के मुश्किल से 25-26% के आसपास आ गया है। 63% लोग ऐसे हैं देश में जो ये कह रहे हैं कि हमारे खर्चे चलने मुश्किल हो गए हैं। अब ये आंकड़े ऐसे हैं जिनको आप दरअसल कोई भी मिलाए और बोले कि महंगाई दर बढ़ गई है उसके कारण उससे कोरिलेट कर सकता है, लेकिन ये सारी बातचीत महंगाई बढ़ने की दरअसल बात शुरू हुई है हाल फिलहाल में, जबकि सच्चाई ये है कि कोविड के पहले भी बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था 54%, 55%, जिनका ये कहना था कि हमारे दैनिक खर्चे चलने हमारे काफी कठिन हो गए हैं। यानी ये महंगाई कोई ऐसा नहीं है कि आज या पिछले कुछ महीनों में ही बढ़ी है। महंगाई बढ़ना और इनकम का कम होना, इसका ये दोहरी मार होती है। अब ये जो आपके इकोनॉमिस्ट जो आंकड़े देते हैं अलग अलग तरीके के, उनके आंकड़ों की परिभाषा अलग तरीके से चलती है और आम जनता का जो दुख दर्द है वो अलग तरीके से चलता है। तो ये इस लिहाज से ये एक अपने आप में एक इंडिकेटर है। इसमें अगर आप बिजनेस अखबारों की बात करें तो वो लोग कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स भी अक्सर पूछते हैं, जिसमें हम लोग ये जानते हैं लोगों से कि क्या आप कोई बड़ा खर्चा टीवी खरीदने का, फ्रिज खरीदने का या बाकी सब इस तरीके के कोई खर्चे आने वाले समय में करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसको एक अलग तरीके से वो परचेजिंग पैरिटी के ऊपर नापने की कोशिश करते हैं कि जो जो खरीददार है वो कितना बड़ा आने वाले समय में खर्चा करेगा। लेकिन खरीददार मध्यम वर्ग जो खासतौर पे खरीदेगा तो तब जब उसके पास में सेविंग होगी। सेविंग उसके पास में तब होगी जब उसके खर्चे कम और आमदनी ज्यादा होगी। जब हमारे सेंटिमेंट में संजय जी लगातार ये दिख रहा है कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं और आमदनी कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें सेविंग कम होगी। सेविंग कम होगी तो उस तरीके के उत्पाद खरीदने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जिससे हम
शायद अभी भी मध्यम वर्गीय लिहाज से हम लग्जरी आइटम्स मानते हैं, जिन्हें हम खर्चा कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके के आंकड़े हैं, इनको जो जो एक्सपर्ट्स के आंकड़े आते हैं उनके साथ में लगा करके ही एनालिसिस करना चाहिए, और लोगों को समझाने के लिए, या लोगों को और ज्यादा उसकी क्लैरिटी देने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरी है कि एक्सपर्ट जिस तरह के आंकड़े देते हैं उसके साथ हम और आप जैसे लोग जिस तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसको मिला के, लगा के, कंपेयर करके या कंट्रास्ट करके ही दिखाने की जरूरत है। जहां जैसे मैंने कहा, आंकड़े हैं क्या, आंकड़े एविडेंस हैं। कई बार ऐसे हम एविडेंस जमा करते हैं, हो सकता है उसकी जरूरत ना हो, तो हम और आप कई तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं, लेकिन हर तरह के आंकड़े हर समय नहीं पेश करते। जिस समय जिस आंकड़े की जरूरत होती है उस समय उस आंकड़े को हम पेश करते हैं। तो जब जरूरत है, एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए जो आंकड़े हैं, एविडेंस है, उसके साथ खड़ा करने का, उसके साथ खड़ा करें। उसके कंट्रास्ट के लिए तब खड़ा करें, उसके सपोर्ट करने के लिए तब खड़ा करें। लेकिन मोटी सी बात, जो आपने कई तरह के आंकड़े दिखाए, मुझे लगता है दर्शकों को यह बताना चाहिए चीज क्या है। आंकड़े स्टैंड अलोन अपने आप में नहीं बोलते। अगर आपने स्टैंड अलोन एक आंकड़ा पेश किया कि आज महंगाई दर 10% है, या आज टमाटर का दाम 50 रुपए है, हमें पता नहीं चल रहा है कि टमाटर महंगा है या सस्ता है। जब तक आंकड़ों को आप एक कहते हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में, जो आपने बताया टाइम सीरीज, हमें यह बताना होगा कि भाई पिछले महीने कितने था, पिछले वीक कितना था, उसके पिछले महीने कितना था। तब जब आप ये टमाटर के दाम या जिस भी वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं उसके दाम को आप एक पूरे हर महीने ट्रैक करेंगे और प्लॉट करेंगे, तब हमें पता चलता है कि भाई महंगाई ऊपर हुई है या महंगाई कम हुई है। तो आंकड़ों का महत्व और बढ़ जाता है। आपने दो तरह के आंकड़ों का जिक्र किया था अभी, कि खर्चे कितने हो रहे हैं और आमदनी कितनी है। तो इसके हिसाब से कि दो तरह के जब आपने आंकड़े सामने सामने रखे, तब वो समझ में आने लगा कि भाई खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी भी बढ़ी है। तब शायद ये कह सकते हैं कि भाई महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ रही है और खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तो डेटा को कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में रख के देखने से फायदा होता है, उसका अर्थ और हमारे सामने निखर के आता है। वो ज्यादा स्पष्टीकरण देने में सुविधा प्रदान करता है, जिस व्यक्ति को भी हम आंकड़ों के सहारे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। एक अब आप आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो बिना इसकी उम्मीद किए कि हम और आप कुछ राजनीतिक चर्चा किए उससे उनका पार नहीं होगा। लेकिन एक चीज तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संजय भाई और हमारा दोनों का स्टैंड जहां पे बहुत क्लियर रहता है, खासतौर पे चुनावी सर्वे में, वो ये रहता है कि सर्वे का जो अधिकार क्षेत्र है, जो वैज्ञानिकता है, वो दरअसल वोट शेयर के एस्टीमेट पे खत्म हो जाता है। उसे सीटों में तब्दील करना, ये दरअसल सर्वे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसके फॉर्मूले और एल्गोरिदम्स होते हैं, और 10 तरीके के एक्सपर्ट या सेफोलॉजिस्ट या जो आंकड़ों के जानकार हैं, और वो एक ही वोट शेयर के ऊपर 10 अलग अलग तरीके के सीट शेयर का प्रोजेक्शन दे सकते हैं, सामान्य मेजॉरिटी से लेकर हंग असेंबली से लेकर 3/4 मेजॉरिटी तक। ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का मॉडल बना रहा है। तो और ये चीजें ऐसा होता भी है, वो मॉडल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा होता भी है। आप देखिए 2000 अगर हम 9 के लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी को 18.6% वोट थे और उन्हें 116 सीटें आई थी, और कांग्रेस को जब 2014 में 19.6% वोट आते हैं, जो बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव से 1% ज्यादा है वोट, और उनकी सीटें 44 हो जाती हैं। वही देश, वही चुनावी पद्धति, वही पार्टियां, वही मतदाता, किसी चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उतना ही वोट एक पार्टी को 116 सीट देता है, उतना ही वोट दूसरी पार्टी को 44 सीट देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। कर्नाटक में लगातार आप देख रहे हैं, बीजेपी को वोट कम आता है, सीटें ज्यादा आती हैं, कांग्रेस को वोट ज्यादा आता है, सीटें कम आती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब वोट और सीट का रिलेशनशिप आपको सीधा सीधा संबंध जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, और उसी से मुझे ये भी याद आया संजय भाई कि सन 84 का चुनाव मुझे याद था, जिसको अक्सर एक लैंडमार्क को अपने आप बोला जाता है कि बीजेपी को बहुत ही चर्चित तौर पे केवल 2 सीटें आई थी उस समय। भाजपा का वो एक तरह से पहला ही चुनाव था लोकसभा का, भाजपा के अवतार में। भारतीय जनसंघ तो पहले भी लड़ा, लेकिन
जो 2 सीट आई थी और 2 सीट से आज की तारीख में सीटों की जो तुलना होती है, दरअसल उसमें वोट शेयर की कोई तुलना नहीं करता। और मैं अक्सर ये बात बताना बहुत चाहता हूं दर्शकों को कि 1984 में जब मित्रों, जब भाजपा की केवल 2 सीट आई थी, उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिहाज से देश की दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी उसे जो वोट मिले थे वो करीब करीब 8.5% वोट जो मिले थे वो कांग्रेस के बाद में दूसरे नंबर की वोटों के लिहाज से पार्टी थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 96 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी रनर अप आई थी 1984 में। और अंतर क्या पड़ा कि 1984 और 1989 के बीच में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के वोट शेयर भाजपा के वोटों में मुश्किल से 1-1.5% का ही इजाफा हुआ, ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी की सीटें 2 से बढ़ के सीधे 84 पहुंची, क्योंकि अंतर यह था कि कांग्रेस के वोट जैसे ही एक उससे नीचे गए तो बीजेपी जिन 96 जगहों पे रनर अप थी 84 में, उन जगहों पे 1-1.5% के भी स्विंग से डिफॉल्ट जीतती चली गई। तो ये बात मैं आपको इसलिए दर्शकों को भी मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं कि 84 में 2 सीट और लगभग लगभग उतने ही वोट के ऊपर 89 में 84 सीट, ये वोट और सीट का जो तालमेल होता है ये अक्सर गड़बड़ होता है। इसलिए चुनावी सर्वेस के उसमें आप ज्यादा ध्यान वोट शेयर पर रखिए, क्योंकि एक सीमा के बाद में वोट शेयर या वोट शेयर के गैप या विपक्षी वोटों के बंटवारे में अक्सर सीटों की संख्या बहुत बेतहाशा एक तरफ भी बढ़ जाती है और कई बार खिंचपिच में मामला बहुत ज्यादा आपका हंग असेंबली रह जाता है। मसलन आप हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कांग्रेस से करीब 8-9% वोट ज्यादा मिले, लेकिन हंग असेंबली हो गई। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और आप गुजरात के चुनाव देखिए असेंबली पिछले बार के, बीजेपी को कांग्रेस से लगभग लगभग 10-11% वोट ज्यादा मिले, लेकिन मामला बिल्कुल कांटे का छूटा। बहुत अरसे बाद बीजेपी 99 या 98 सीट पे आ गई, 100 से नीचे फिगर रह गया था। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर 10 सीटें और फ्लिप हो गई होती तो कांग्रेस सरकार बनाने की हालत में आ जाती, जबकि वोट शेयर का दायरा उनमें 10% था। कारण ये था, हाँ, अर्बन इलाकों में बीजेपी ने करीब 20-25% के गैप से सीटें जीती, लेकिन जो ग्रामीण गुजरात था वहां पे सीट मामला टच एंड गो हो गया और कांग्रेस ने भी वहां बड़ी तादाद में सीटें जीती। तो बहुत सारी चीजें होती हैं वोट और सीट के इसमें आकलन में। अभी संजय भाई, जाते जाते आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, शायद आपने देखा भी होगा जो एमओटीएन अभी आया, उसमें हमारे बहुत सारे दर्शकों ने और बाद में हमको सवाल भी किए मित्रों ने कि भाई आपके एमओटीएन में तो लोग बता रहे हैं महंगाई से लोग त्रस्त हैं, इकोनॉमी में बड़े कम वोट दे रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि हमारी इनकम गिर गई है और हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। इतना सब होने के बाद में भी सरकार के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं दिख रहा है? इतना सब होने के बाद में भी मोदी के नंबर इतने ज्यादा क्यों हैं? अब ये बात मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मुद्दे क्या है ये एक अलग विषय है, और मुद्दे का समाधान जनता किससे देख रही है या किससे उम्मीद लगा रही है ये एक अलग विषय है। इस विरोधाभास को हम कैसे समझाएंगे संजय भाई? नहीं, बिल्कुल आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया और 2019 के चुनाव में भी लगभग कुछ ऐसे ही आंकड़े आ रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले लोग महंगाई पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, बेरोजगारी पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वोट देने का इंटेंशन उनका बीजेपी की तरफ ही था और हालांकि हुआ भी वही 2000 लोकसभा के चुनाव में। आज भी जब हम आप सर्वे करते हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें हम लोगों ने भी सर्वे किया, अभी आपने एमओटीएन किया जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगारी के बारे में कह रहे हैं, बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी बीजेपी का वोट ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ती है। इसकी वजह बड़ी साफ है। इसकी वजह यह नहीं है कि आंकड़ों में कुछ घालमेल है या आंकड़ों में विरोधाभास है। आम आदमी ऐसा समझता है आंकड़ों में विरोधाभास है, जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोगों के वोट देने का निर्णय बेरोजगारी या महंगाई इन 2 मुद्दों पर निर्धारित नहीं है। वो अपने वोट देने के निर्णय को किसी अन्य मुद्दों के सहारे अपने वोट देने का निर्णय ले रहे हैं। ये आंकड़े यही दिखाते हैं। इसी के लिए जो हमने बात पहले भी जिक्र किया, आंकड़ों को कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में रख के देखने से उसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट होता है दर्शकों के लिए, पढ़ने वाले पाठकों के लिए, या आप जिससे इन आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, आंकड़ों का सहारा लें किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि उसे उलझाने के लिए। और आंकड़ों को जितना कंपैरेटिव तुलनात्मक दृष्टिकोण में रखेंगे उतने आंकड़े उभर के सामने आएंगे, और जिस चीज के बताने के लिए
एक्सप्लेन करने के लिए आप आंकड़ों का सहारा ले रहे हैं, उसमें आपको और मदद मिलती है। एक अंतिम सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया ट्रैकर के इसमें हमारी इच्छा ये है कि आंकड़े कहीं से भी आए, हम एक जगह एग्रीगेट करके जनता के बीच में उनको रखें। और हम जो श्रोता और दर्शक हैं उनसे ये भी हम चाहेंगे कि अगर आप आंकड़े पढ़ के लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें, क्योंकि आंकड़े पढ़ना अपने अपने तरीके से हर एक का नजरिया होता है। तो संजय भाई, जाते जाते दर्शकों को हमारे ये बता दीजिए, ये ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी की जो एनालॉजी है, इसमें लोगों को आंकड़ों को देखना कैसे चाहिए डिस्पैशनेटली, और क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो एक कंप्लीट पिक्चर देख पाए? पहली चीज, आंकड़ों को बिल्कुल कहते हैं प्लेन, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखने की कोशिश कीजिए। कई बार हमने देखा है कि एक धारणा होती है मन में और आंकड़े हम देखते हैं, और हमारी जो धारणा है, अगर हम उन धारणाओं को आंकड़ा पुष्टि करता है, तब हम कहते हैं आंकड़े बड़े अच्छे हैं और आंकड़ों का हम तुरंत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो अवधारणा होती है किसी बारे में, आंकड़े अगर उसको डिस्प्यूट करते हुए होते हैं, तो हम उन आंकड़ों को किनारे रख देते हैं या आंकड़ों में कुछ अन्य चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है इससे हमें बचना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि आंकड़ों के सहारे अपनी धारणा बनानी चाहिए। अगर आंकड़े ये कह रहे हैं, जैसे बार बार मैं एक आध सवाल ऐसे हैं जो मेरे लिए आई ओपनर रहे हमारे अपने सर्वेस के से, जैसे मैं समझता था शायद आज देश का युवा प्राइवेट नौकरी के पीछे ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ेगा, न कि सरकारी नौकरी के प्रति। ऐसी मेरी धारणा थी कम से कम 10 साल पहले, और आज भी यही धारणा बनी हुई है। लेकिन आंकड़ों ने मेरा नजरिया बदल दिया जब हमने युवाओं के बीच सर्वे किया और ये देखा कि 65% युवा आज भी सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि आंकड़े बेकार हैं या आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है। मैंने अपनी सोच बदली और इस बात का जिक्र करना शुरू किया अलग अलग जगहों पे, जहां भी मुझे मौका मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, कि भाई देश का युवा आज भी सरकारी नौकरी चाहता है। बात जो मैं उस उदाहरण के उदाहरण देके ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आंकड़ों को न्यूट्रल तरीके से ग्रहण करें। आंकड़े जो बताते हैं वो दर्शकों तक, रीडर तक, व्यूअर्स तक लेके आए, न कि अपनी सुविधाजनक जो आपकी सोच की पुष्टि करता हो उन आंकड़ों का सहारा लें, और ऐसे आंकड़े जो आपकी सोच के विपरीत जाते हैं उसको किनारे रख दें। तो ये ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, जैसा आपको दिखाई पड़े, दोनों चीज की चर्चा होनी चाहिए। हम टर्नआउट की बात करते हैं कि देश में भाई टर्नआउट, इसकी चर्चा बहुत होती है। 65% मतदाताओं ने वोट दिया, अब वो तकरीबन 68% हो गया लोकसभा में। तो लोग कहते हैं भाई टर्नआउट बड़ा बढ़ रहा है, अच्छी बात है बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे कोई व्यक्ति ये भी कहता है बट बढ़ तो रहा है, लेकिन ये 32% मतदाता तो अभी भी वोट नहीं देते। मेरे लिए तो चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का जिक्र तो आपको करना ही पड़ेगा कि जहां पहले 60% टर्नआउट होता था, आज वो 68% हुआ। आप चिंता जरूर करें उन 32% मतदाताओं के लिए जो अभी भी वोट नहीं करते, लेकिन इस बात का तो जिक्र करें 60 से 68 हुआ है। ये आंकड़े जो हैं ये तो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि टर्नआउट बढ़ रहा है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है चुनाव में। इनसे तो नहीं इनकार किया जा सकता। इस तरह से दोनों पक्ष, अगर आपकी चिंता है कि अभी भी टर्नआउट कम है, जरूर 32% आंकड़ों का जिक्र करें कि 32% लोग अभी भी वोट नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 32% का जिक्र ना करें, इसका भी जिक्र करें कि जो लोग वोट देते हैं और कैसे इसमें इजाफा हुआ है। मुझे लगता है यही एक तरीका, एक बैलेंस तरीका है आंकड़ों को पेश करने का। बहुत अच्छा आपने बोला। और इस कनेक्टेड दुनिया में मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि ये भी देखिए कि वो 67% जब आप कंपेयर करते हैं दुनिया की बाकी लोकतांत्रिक देशों से, तो वो बहुत ज्यादा है। बाकी जितने बड़े बड़े मुल्क हैं जो पुराने 300 साल 200 साल का जिनका लोकतंत्र का इतिहास है, हमें तो आज 75 साल हो रहे हैं आजादी को, और एक्चुअली चुनाव तो सन 52 से शुरू हुए। लेकिन इतने कम इसमें भी अगर हमारे लोकतंत्र में हमारा टर्नआउट उन प्रतिष्ठित लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के टर्नआउट से ज्यादा है कहीं, तो शायद वो भी एक परिप्रेक्ष्य है, एक कंटेक्स्ट है ये देखने के लिए कि हम कैसा और कहां जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात संजय जी आपने की कि जो आ रहा है आंकड़ा या जो सामने दिख रहा है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है ये बता रही है मशीन, तो मशीन के आंकड़े पे भरोसा कीजिए
और डॉक्टर की दी हुई दवाई जरूर खाइए। ये मत बोलिए कि मशीन खराब है और मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपको संदेह हो तो आप कहें कि हम एक दूसरी मशीन से भी चेक करना चाहेंगे, लेकिन अगर सारी मशीनों के आंकड़े आपको यही बताए कि आपका बीपी ज्यादा है, तो उसका एक ही मतलब है कि आपका बीपी ज्यादा है। या अगर आपका बीपी ठीक है तो बीपी ठीक है, दवाई खाना आप कम भी कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। लेकिन आंकड़े आंकड़े अपनी जगह पे हैं। संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सहयोग इसमें, जब भी लोकनीति के इतने अच्छे सर्वे आते हैं, आपके जब भी आते हैं अगले, तो हम आपका समय चाहेंगे। उन आंकड़ों को आप जरूर बताएं हमें, हमारे दर्शकों को भी और पाठकों को भी बताएं कैसे करें, क्योंकि इस पूरे प्लेटफॉर्म की उपयोगिता कह लें, या जो हमने कोशिश कर रहे हैं वो भी हम एक एग्रीगेटर की भी कर रहे हैं, कि जहां पे जितने भी सर्वे करने वाले बाकी लोग भी हैं वो भी आए, अपने आंकड़ों को रखें, अपने आंकड़ों को जनता के सामने एक्सप्लेन करें। बहुत सारे दर्शकों के, पाठकों के बहुत सवाल होंगे, उनको जवाब भी दें, और हम एक 360 डिग्री के कंटेक्स्ट में कि सारे ही आंकड़ों का क्या सार निकल रहा है, हम उसे भी निकाल करके दिखाने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि ये वो गैप एक तरह से फिल होगा जिसको अक्सर बहुत सारे मित्र कहते हैं कि जो आज मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या जैसा भी आप कह लें, उसमें बहुत काट छांट के या केवल हेडलाइन बनाने वाले आंकड़े आते हैं। जबकि मित्रों, सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा हमारे और संजय जी के पास में जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में राजनीति का र नहीं होता, राजनीति से जुड़े हुए वो सवाल ही नहीं होते। सामाजिक विज्ञान, आर्थिक व्यवस्था, हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए इतने सारे सर्वे, इतने सारे सवाल हम पूछते हैं जिनके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आते, क्योंकि मीडिया की अपनी व्यवस्था है। मीडिया को उससे उन जानकारियों से परहेज भी है, उनकी अपनी इकोनॉमिक्स में वो फिट नहीं बैठता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे वो गंभीर आंकड़ों को हम लाकर आपसे शेयर करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आने के लिए। उम्मीद है आगे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।